हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स 2016 क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। साथ ही हम समझेंगे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सही आंसर को कैसे चूज करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे सभी अलग अलग एग्जाम में DSSB, NVS, UGC नेट, यूपी पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं और एक ही एग्जाम की तैयारी से आप बाकी एग्जाम्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके डिटेल में इन क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने सबसे पहला 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से किसके अंदर एसी और एमसी यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में सही रिलेशनशिप बताया गया है। यानी चारों में से कहाँ पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में सही रिलेशनशिप बताया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप इनके डायग्राम्स को बना लीजिए। यानी जब भी आपसे एग्जाम में रिलेशनशिप पूछते हैं, चाहे वो एसी एमसी का रिलेशनशिप हो, AR MR हो गया, TP MP हो गया, AP MP हो गया, कोई भी रिलेशनशिप पूछता है माइक्रो में, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए रफ में, ताकि आप उस रिलेशनशिप को सही तरीके से बता पाए। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले काम करिए, देखिए आप जानते हैं कि AC और MC दोनों ही कर्व कैसे होते हैं, यू शेप्ड कर्व होते हैं। तो सबसे पहले आप AC कर्व बना लीजिए और AC का मिनिमम पॉइंट कहाँ है, यहाँ। इस AC के मिनिमम पॉइंट से आप MC कर्व को क्या करिए, पास करिए। आप जानते हैं कि सबसे पहले AC कर्व बनाएंगे और MC कर्व भी क्या होता है, यू शेप्ड होता है। बट MC कर्व जो होता है AC को उसके मिनिमम पॉइंट से, यानी ये इसको ऐसे इसके मिनिमम पॉइंट से कट करता है। ठीक है, अब इसको बनाने के बाद आपने इसकी रिलेशनशिप को देखना है। अब देखिए ज़रा, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में AC क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। यानी शुरू में AC कम हो रहा है। तो जब AC कम हो रहा है तो कौन सा कर्व राइट पर है, ये कौन सा कर्व है, आप देख रहे हैं AC जो है वो MC से ज़्यादा है। फिर सेकेंड स्टेज पर आ जाइए। सेकेंड स्टेज ये वाली स्टेज थी जहाँ पर AC क्या था, मिनिमम था। तो जैसे ही मिनिमम हो गया वहाँ पर AC और MC क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। और थर्ड स्टेज क्या था, AC क्या हो गया, बढ़ने लग गया। जब AC बढ़ने लगे तो ऊपर देखिए कौन सा कर्व है, MC। तो यहाँ पर MC क्या हो गया, AC से ज़्यादा हो गया। आपको इतना अगर डायग्राम बनाना आ गया तो फिर रिलेशनशिप आसानी से बता पाएंगे और समझ पाएंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अगर AC बढ़ेगा तो MC भी बढ़ेगा और AC कम होगा तो MC भी कम होगा। इस टाइप का रिलेशनशिप हमने नहीं पढ़ा है, तो ये तो सरासर गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए। ऑप्शन बी में कहता है कि अगर MC AC से ज़्यादा है तो AC कम होगा। देखिए MC AC से ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है, MC कर्व ऊपर है, यहाँ पर MC AC से ज़्यादा है। तो क्या AC कम हो रहा है, नहीं, AC तो बढ़ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, कहता है कि अगर MC AC से ज़्यादा है, यहाँ पर MC AC से ज़्यादा, हाँ, तो AC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, कह रहा है। आगे ऑप्शन को पढ़ते हैं। अगर AC MC से ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पर AC MC से ज़्यादा है तो AC कम हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर AC कम हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जबकि डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि बीच में रिलेशनशिप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि AC कर्व और AC कर्व कैसा बनता है, तो आप जानते हैं यू शेप्ड बनता है। AVC कर्व कैसे बनता है, तो आप जानते हैं ये भी यू शेप्ड बनता है। पूछ लेता है कि MC कर्व कैसे बनता है, तो MC कर्व भी कैसे बनता है, यू शेप्ड बनता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में बनता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट रन, बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होते हैं ये सारे के सारे यू शेप्ड क्यों होते हैं। तो आप जानते हैं शॉर्ट रन के अंदर तीनों यू शेप्ड क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होते हैं, या फिर इनको बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये सब कैसे बनता है, तो आप जानते हैं लॉन्ग रन में थोड़ा फ्लैटर हो जाता है। इससे मैंने क्वेश्चन भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग रन के अंदर एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होता है, तो रीजन होता है रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो शॉर्ट रन में यू शेप्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू फैक्टर। बट लॉन्ग रन में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो इस टाइप्स के आपसे और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस 20% से बढ़ता है और प्राइस इलास्टिसिटी 1.5 है, तो बताना है कि सप्लाई में कितना चेंज होगा। यानी यहाँ पर आपने सिंपल प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई का फॉर्मूला लगाना है, और वो भी कौन सा फॉर्मूला लगाना है,
परसेंटेज वाला, क्योंकि परसेंटेज में ही गिवन है वैल्यू और परसेंटेज में ही सप्लाई पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, ये गिवन है कितनी 1.5, जबकि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई उसने बोला है हमें ये वाला पोर्शन क्या करना है, निकालना है, जबकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 20% है। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बचा 1.5 इंटू 20%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज है तो परसेंटेज। अब देखो तो यानी ऑप्शन नंबर बी और डी कट गया, बच्चा ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी में कहता है, एक में कहता है इंक्रीज और एक में कहता है डिक्रीज, दोनों में 30% आंसर है। तो ऑब्वियसली अब आपको पहचानना पड़ेगा कि 30% इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपकी किससे रिलेटेड था, सप्लाई से रिलेटेड था। और आप जानते हैं जब सप्लाई होता है तो प्राइस और क्वांटिटी में कैसे रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो इंक्रीज होगा वो कैसा होगा, 30% इंक्रीज होगा, यानी जो चेंज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज फॉर्म में होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30% इंक्रीज, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई बार पूछ लेता है कि बताओ प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 है, 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है और इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं। तो जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, 1 होती है उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, लेस देन 1 है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, और एक से ज़्यादा है तो रिलेटिवली इलास्टिक, और इन्फिनिटी है तो क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। इनके डायग्राम्स कैसे बनते हैं, जब इलास्टिसिटी इसकी 0 होगी तो ये बनेगा वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, 1 है तो बिल्कुल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लीनियर बनेगा। लेस देन 1 है तो थोड़ा सा स्टीप बनेगा, ग्रेटर है तो थोड़ा सा कैसे बनेगा, थोड़ा सा जाके थोड़ा सा फ्लैटर बन जाएगा, और इन्फिनिटी है तो बिल्कुल कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपको इनकी इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत अच्छे से याद रखनी है। रेंज पूछ लेता है कि इलास्टिसिटी जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से इन्फिनिटी लाई करती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए फर्स्ट में कह रहा है मीन माइनस मीडियन, तो हम मीन को क्या कर रहे हैं, एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू 1/3, इनको सॉल्व करके देखना है। फिर मीन को हमने एक्स बार लिख लिया, माइनस मोड को हम एमओ से लिख रहे हैं। तो 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू में मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। ठीक, अब ये हो जाएगा 3 मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। मीन वाले को एक तरफ ले जाइए तो 3 मीन माइनस 1 मीन क्या हो जाएगा, 2 मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, और मोड क्या है यहाँ पे माइनस में, तो मोड को उधर ले जाएंगे प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 भी था ना, ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन। करेक्ट रिलेशनशिप आ गया, बिल्कुल आ गया। आप जानते हैं रिलेशनशिप होता है तीनों में, क्या रिलेशनशिप होता है कि मोड की वैल्यू हमेशा 3 मीडियन माइनस 2 मीन होती है। तो पहले में करेक्ट आ गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से इनमें से सेकेंड स्टेज पर क्या होगा। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जहाँ पर पॉपुलेशन की बात होती है, और ट्रांजिशन मीन चेंज की बात होती है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर बताया गया था कि अलग अलग टाइम पीरियड पे कैसे पॉपुलेशन में चेंज आ रहा था। तो पॉपुलेशन में चेंज आप जानते हैं किस पे डिपेंड करता है, बर्थ रेट पे और डेथ रेट पे डिपेंड करता है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज में क्या था, आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज में बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी क्या था, ज़्यादा था। इसकी सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट स्टिल हाई था, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया था, कम होने लग गया था। और थर्ड स्टेज में बात करें तो बर्थ रेट भी कम होने लग गया था और डेथ रेट भी कम होने लग गया था। और फोर्थ स्टेज में आने के बाद बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो लेवल पे आ गए थे। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से फर्स्ट स्टेज पे बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। बर्थ रेट क्यों ज़्यादा था, क्योंकि फैमिली प्लानिंग नहीं थी और लोगों नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा होते तो लोगों को लगता था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट है। डेथ रेट क्यों ज़्यादा था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए लोगों की डेथ ज़्यादा होती, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाकी सब रेट्स क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि बर्थ रेट भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या थी, फर्स्ट स्टेज पे स्लो थी। जबकि सेकंड स्टेज पे बर्थ रेट स्टिल हाई था, अभी भी फैमिली प्लानिंग नहीं थी, लेकिन डेथ रेट कम होने लग गया था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप होने लग गई थी। तो देखो बर्थ रेट ज़्यादा और डेथ रेट कम हो रहा है, तो ऐसे में अब धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो स्टेडली बढ़ना शुरू हो गई सेकंड स्टेज पे आ गई। और थर्ड स्टेज पे बर्थ रेट भी कम होने लग गया, डेथ रेट भी कम होने लग गया, तो पॉपुलेशन थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ने लग गया। और फोर्थ स्टेज में आने के बाद बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों अपने लो लेवल पे आ गए, यानी पॉपुलेशन स्टेडी हो गई।
तो ये 4 स्टेजेस याद रखने हैं। तो उसने पूछा है कि सेकंड स्टेज पे क्या था, तो सेकंड स्टेज पे क्या था, जो आपका अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड स्टेज में आप देखेंगे, पहला ऑप्शन देखिए, देयर इज शार्प डिक्लाइन इन बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्या सेकंड स्टेज पे था ऐसा? नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन बर्थ रेट जो डिक्लाइन होने लगा था सेकंड स्टेज पे, नहीं। सेकंड स्टेज की बात करें, देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट, यस। और चौथा कहता है देयर इज ग्रेजुअल फॉल इन डेथ रेट, नहीं। बहुत तेजी से डेथ रेट क्या हो गया था, कम होने लग गया था सेकंड स्टेज पे आके, तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि इनकम मेथड से जब आप नेशनल इनकम निकालते हो तो किसको इंक्लूड नहीं करोगे। तो इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो देखिए रेंटल इनकम भी ऐड होगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी ऐड होगा, टेलीकॉम सर्विस भी ऐड होगी, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए उसने कौन सा मेथड बोला, इनकम मेथड। तो आपको नेशनल इनकम निकालने के तीनों मेथड्स के तीनों फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब जानते हैं जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, एनडीपीएफसी निकालने का, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है जो एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं, जो किसी को सर्विस प्रोवाइड करे उसके बदले उनको कंपनसेशन मिल रहा है। पूछ लेता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या आता है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वेजेस इन सैलरीज इन कैश आती है, वेजेस इन सैलरीज इन काइंड आती है, इसके अलावा इसमें रिटायरमेंट पेंशन आता है, इसके अलावा इसमें एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आता है, एम्प्लॉयज़ का नहीं आता। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार इनके कॉम्पोनेंट्स भी पूछ लेता है। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब जहाँ पर इनकम रेंट से आती है, इंटरेस्ट से आती है और प्रॉफिट से आती है। फिर प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। और मिक्स्ड इनकम किसकी होती है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इन सबकी इनकम ऐड, यानी जब हम सीओई, ओएस और एमआई को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपीएफसी। लेकिन निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। तो हम क्या करेंगे, इस एनडीपीएफसी में क्या जोड़ देंगे, एनएफआईए, क्योंकि हमें डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल। तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और हर एक का एक एक कॉम्पोनेंट याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कॉम्पोनेंट से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि अगर एमआर कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ क्वांटिटी आती है, यहाँ प्राइस आता है। एमआर कैसा है, हॉरिजॉन्टल। एमआर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू। तो उसका स्लोप क्या होगा, तो देखो जब ये हॉरिजॉन्टल बना है स्लोप क्या होगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा। आप जानते हैं जब ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्सिस होता है इसका स्लोप क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। अब देखिए यहीं से कई क्वेश्चन और पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस मार्केट के अंदर प्राइस, एआर और एमआर सब बराबर होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है। कौन सी मार्केट ऐसी है जहाँ पर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू तीनों बराबर होते हैं, तो वो होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फिर क्वेश्चन आ जाता है क्यों तीनों बराबर होते हैं, क्योंकि इस मार्केट के अंदर प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है और प्रोड्यूसर क्वांटिटी बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से जब आप एआर एमआर निकालोगे तो हमेशा प्राइस क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन माइक्रो को बहुत अच्छे से करना और रीजन के साथ करना, लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि दिसंबर 2015 के अंदर, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रही हूँ, दिसंबर 2015 के अंदर डब्ल्यूटीओ की 10th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो किस कंट्री के अंदर हुई थी, वो हुई थी नैरोबी केनिया के अंदर। कहाँ हुई थी, नैरोबी केनिया। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस होती है वो कितने टाइम बाद होती है, तो आपको याद रखना ये हर 2 साल बाद होती है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस जो होती है ये हर 2 साल बाद ऑर्गेनाइज की जाती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इस टाइम पर कौन सी मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है 2022, जून 2022 के अंदर भी डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंसेज हुई है और ये कौन से नंबर की है, ये 12th नंबर की है। ठीक है, तो लेटेस्ट में कौन से मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई है पूछता है, तो वो है 12th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस जो कि 2022 में हुई है। क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ पर हुई है, तो ये डब्ल्यूटीओ के ही हेडक्वार्टर, डब्ल्यूटीओ का ही हेडक्वार्टर था। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, वहाँ पर हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है, इस बार की डब्ल्यूटीओ कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कौन से नंबर की है, ये है 12th नंबर की। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछता है डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आ जाता है कि डब्ल्यूटीओ कब बना, तो डब्ल्यूटीओ बना था 1 जनवरी 1995 में। कई बार क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूटीओ फॉर्मेशन जो हुआ था वो किस एग्रीमेंट से हुआ था, तो डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ था
माराकेश एग्रीमेंट से हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूटीओ ने किसको रिप्लेस किया, तो डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किया गैट को। गैट कब बना था, 1948 में। गैट की फुल फॉर्म पूछ लेता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्वेश्चन आता है डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर्स है अभी, तो डब्ल्यूटीओ में टोटल 164 मेंबर्स है। इसके अलावा करंट का क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूटीओ का अभी जो डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है नगोजी ओकोंजो। आपको याद रखना है, नगोजी ओकोंजो इवेलिया। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना, 1 जनवरी 1995 में। किस एग्रीमेंट से बना, माराकेश एग्रीमेंट से। डब्ल्यूटीओ ने किसको रिप्लेस किया, गैट को रिप्लेस किया। गैट कब बना था, 1948 में बना था। गैट का भी हेडक्वार्टर कहाँ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। गैट की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर्स है, 164 है। डब्ल्यूटीओ की इस बार कौन सी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस थी, 12th नंबर की थी। कब हुई, 2022 में। कहाँ हुई, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसके हेडक्वार्टर में ही हुई। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है नगोजी ओकोंजो इवेलिया। ये क्वेश्चंस आपने इतने इस टाइप से तैयार करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से डब्ल्यूटीओ से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है, अगर आईसी अप्रोच है, यानी आईसी अप्रोच इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स आएगा गुड, यहाँ पे वाई गुड आएगा। यानी ऐसे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जो ऐसे दो गुड की कॉम्बिनेशन बताता है, जो कंज्यूमर बाय करता है, और कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन बाय करा, उसका पूरे कर्व पे सेटिस्फेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। तो ऐसे बनता है इंडिफरेंस कर्व। आपने पढ़ा था, ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS। इसके अलावा जब आप इसको बनाओगे बजट लाइन, तो बजट लाइन कैसे बनता है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो 2 कंडीशंस होना फुलफिल जरूरी होता है। कई बार एग्जाम में दोनों कंडीशन नहीं देता, तो आपको ध्यान रखना 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला कि आईसी का स्लोप हमेशा बजट लाइन के स्लोप के बराबर, यानी दोनों के स्लोप हमेशा यहाँ पे बराबर होने, दिख रहे हैं यहाँ पे दोनों के स्लोप क्या है, बराबर है, क्योंकि बजट लाइन आईसी कर को क्या कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है, वहाँ पे इसको टच कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, MUX अपॉन MUY इज इक्वल्स टू होना चाहिए। देखो आप जानते हैं आईसी का स्लोप होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है MUX अपॉन MUY, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। तो और स्लोप ऑफ बजट लाइन की बात करें, तो बजट लाइन का स्लोप होता है -PX अपॉन PY, यानी प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। तो देखो यहाँ पर आ रहे हैं, तो यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम मीन्स अगर ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, अगर ये कम हो रहा है ये भी कम हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। पूछता है 1 से कम होने का मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, या फिर लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो ये बेसिकली आपके जो नई बुक्स है वहाँ पे नहीं मिलेगा, बट पुरानी बुक्स में है, और ये आता है क्वेश्चन यहाँ से। इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड, या फिर टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में आप जानते हैं कि अगर अपोजिट रिलेशनशिप होगा, तब आपको ध्यान रखें इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अगर दोनों में चेंज कांस्टेंट प्रपोर्शन में हो रहा है, तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी, 1, उसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक। तो यहाँ पर पूछा था सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन है तो लेस देन क्या होगी, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है आपको कंजप्शन फंक्शन दे रखा है 20 + 0.8y, और इनकम दे रखी 100। बोलता है एपीसी की वैल्यू निकालो। तो एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y, आपको C निकालना है। कंजप्शन फंक्शन गिवन है और y भी दे रखा है, तो आप क्या करो, इसके अंदर y की वैल्यू पुट करो, कितनी है 100। तो 20 ये हो गया 80, प्लस करोगे क्या आएगा 100, तो कंजप्शन कितना हो गया 100, जबकि इनकम भी कितनी थी 100, 100/100 क्या हो गया 1। तो एपीसी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1। क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इसी क्वेश्चन में एपीएस क्या होगा, तो जब एपीसी ही 1 है तो एपीएस क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि आप जानते हैं एपीसी प्लस एपीएस हमेशा किसके बराबर होता है 1 के। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक बहुत सारे क्वेश्चंस में से क्वेश्चन तैयार करने ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, और जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाकर सॉल्व करें छोटा छोटा, ताकि आपको आप उस क्वेश्चन को गलत ना करके आए, सही अटेम्प्ट करके आए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।